गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछली क्लास में हमने उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ा था और उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद उपसहसंयोजक यौगिकों को समझाने के लिए वर्नर जो सिद्धांत था, वर्नर सिद्धांत हमने पढ़ लिया था और ये बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। और साथ में ही ये भी हमने बताया था कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, तो वो देखिए। K4HECN का होल 6। इस एग्जांपल में आप लोग देख लेते हो कि एक स्पीशीज जो है वो कोष्ठक के अंदर लिखी जाती है, एक बड़े कोष्ठक में लिखी जाती है। तो बड़े कोष्ठक में जो लिखी जा रही है ये स्पीशीज, ये एक पूरा एक आयन है, एक आयन की तरह काम करता है और इसी को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं या जटिल आयन कहते हैं या संकुल आयन कहते हैं। इसके बाहर की तरफ जुड़ा हुआ ये K4 जो है, 4 पोटेशियम जो जुड़े हुए ये इसके ऊपर चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए है। केवल ये 4 पोटेशियम यहाँ पर ऋणात्मक आवेश होने के कारण धनात्मक आयन जुड़ा हुआ है और अगर यहाँ पर इस उपसहसंयोजक आयन पर यानी कोऑर्डिनेशन आयन पर या कॉम्प्लेक्स आयन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ऋणात्मक स्पीशीज इसके साथ पर जुड़ी होती। तो ऋणात्मक स्पीशीज अगर जुड़ती तो उसको हम इस कोष्ठक वाली स्पीशीज के बाद में लिखते हैं और धनात्मक स्पीशीज जुड़ी रहती है तो उसको हम इस कोष्ठक वाली स्पीशीज के पहले लिखते हैं। तो किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक को हम सिंपल तौर पर Z M इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यानी कि कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक है, अगर धनात्मक स्पीशीज उससे जुड़ी हुई तो आगे की तरफ लिखी जाएगी और फिर ऋणात्मक स्पीशीज जुड़ी है तो पीछे की तरफ लिखी जाएगी। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक फॉर्मूला जो लिखा है वो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दर्शाने का एक तरीका। तो चलिए अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, कुछ टर्म्स की बात करते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए। तो पहले देखिए केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। इस चीजों को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर Z और Y जो है ये प्रति आयन है या काउंटर आयन है जो बाहर जुड़े हुए हैं। उसके बाद में कोष्ठक के अंदर जो लिखा हुआ है पूरा कोष्ठक समेत पूरा जो मटेरियल है ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स आयन। ये स्पीशीज कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है, ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर भी बहुत सारी चीजें, तो वो क्या है, ये जो M है ये धातु है, मेटल है और ये मेटल जो है ये सेंट्रल मेटल कहलाती है, ये केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। और उसके साथ में L जो जुड़े हुए हैं ये L लिगेंड है, ये क्या है, लिगेंड है। और ये N जो है, L के नीचे N लिखा हुआ है, N जो है ये लिगेंड की संख्या को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है। इसके ऊपर यहां पर प्लस माइनस एक्स लिख दिया मैंने। ये प्लस माइनस एक्स जो है ये संकुल पर आवेश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये संकुल पर आवेश को दर्शाता है। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये एक ब्रीफ जानकारी मैंने आपको दी है। अब हम एक एक की डेफिनेशन और टर्म को अच्छी तरह से समझेंगे। पहला है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में वो धातु परमाणु या वो परमाणु जो लिगेंड से लोन पेयर ग्रहण करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से कि उपसहसंयोजक यौगिक में वो धातु परमाणु जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और उनके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। तो लुईस के अनुसार जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लोन पेयर या लोन पेयर ग्रहण करती है वो लुईस अम्ल कहलाती है।
तो इसके अनुसार लुईस के अनुसार ये केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो लुईस अम्ल की तरह काम करता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु किसकी तरह? लुईस अम्ल की तरह काम करता है। तो ये तो हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, यानी कि वो धातु परमाणु जो लोन पेयर से जो लिगेंड से लोन पेयर ग्रहण करके और लिगेंड को अपने साथ जोड़े रखता है या उपसहसंयोजक बंध बनाता है। क्या कहलाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। चलिए दूसरी टर्म की बात करते हैं अपन आगे। लिगेंड क्या होता है? देखिए लिगेंड क्या, उपसहसंयोजन यौगिकों में या संकुल यौगिकों धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाने वाली स्पीसीज को हम लिगेंड कहते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि उपसहसंयोजक यौगिकों में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाली स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं और उपसहसंयोजक बंध जो बना लेते हैं वो ये उसकी वजह से ही ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े रहते। तो लुईस के अनुसार ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर दान करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? क्षार कहलाती है। लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाली स्पीसीज क्या कहलाती हैं? क्षार कहलाती हैं। तो लुईस के अनुसार जो लिगेंड होते हैं ये लुईस क्षार कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? लुईस क्षार। ये लुईस क्षार होंगे। तो धातु परमाणु लुईस अम्ल और लिगेंड क्या होते हैं? तो लुईस क्षार होते हैं। आगे देखिए ठीक है। उपसहसंयोजक सत्ता या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखिए ये क्या होगा? कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें कोष्ठक के अंदर लिखे जाने वाला समस्त जो भाग है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है या उपसहसंयोजक सत्ता कहलाता है। देखिए दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु और उसके साथ जुड़े हुए समस्त लिगेंड को कुल मिलाकर के, केंद्रीय धातु परमाणु और उसके साथ जुड़े हुए समस्त लिगेंडों को मिला करके क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक सत्ता कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी और उसमें दो चीजें शामिल होंगी, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा लिगेंड। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेशन एंटिटी का निर्माण करते हैं, उपसहसंयोजक सत्ता का निर्माण करते हैं। तो ये है उपसहसंयोजक सत्ता। तीसरी चौथी देखिए नेक्स्ट क्या है? उपसहसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर CN। तो CN भी लिखते हैं डायरेक्ट शॉर्ट में, कोऑर्डिनेशन नंबर उपसहसंयोजक संख्या। ये क्या होती है? देखिए ध्यान से समझना इसको। बहुत सारी जगह आपको ऐसा मिल जाएगा, बहुत सारे जो है नोट्स में भी ऐसा मिल जाएगा कि ये N जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन N कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य बने हुए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। रिपीट कर देता हूं, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में बने हुए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे या उपसहसंयोजक संख्या कहेंगे। ये N जो है ये लिगेंड की संख्या है। वो सर एक लिगेंड एक ही बंध बनाएगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है एक लिगेंड एक ही बंध बनाए। हो सकता है ऐसा लिगेंड हो जो दो बंध बनाता हो सकता है वो ऐसा लिगेंड हो जो तीन बंध बनाता हो। तो बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड अभी हम लिगेंड के प्रकार में पढ़ेंगे। तो बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड हो सकते हैं, तो एक लिगेंड दो बंध भी बना सकता है, तो वहां पर लिगेंड की संख्या कम रहेगी और उपसहसंयोजक संख्या क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो उपसहसंयोजक संख्या और लिगेंड की संख्या का कोई लेना देना नहीं है। उपसहसंयोजक संख्या जो होती है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य बने हुए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या होती है। तो ये है उपसहसंयोजक संख्या। चलिए आगे देखते हैं।
कीलेट क्या होता है? देखिए कीलेट को एक बेसिक तरह से समझा देता हूं मैं, बहुत हल्की सी जानकारी दूंगा, उसके बाद कीलेट को हम लिगेंड के जो टाइप पढ़ लेंगे उसके बाद अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो एक समय में एक से अधिक बंध बनाते हैं, उन लिगेंड्स को मल्टीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं केवल अभी कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो एक से अधिक बंध बनाते हैं, उन एक से अधिक बंध बनाने वाले लिगेंड्स को मल्टीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ये मल्टीडेंटेड लिगेंड जब एक ही धातु आयन के साथ एक समय में एक से अधिक बंध बनाते हैं तो एक चक्रीय संरचना बन जाती है। कैसी संरचना बन जाती है? चक्रीय संरचना बन जाती है। इस चक्रीय संरचना को कीलेट कहते हैं। इस चक्रीय संरचना को क्या कहते हैं? कीलेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई लिगेंड है, ठीक है, ये कोई लिगेंड है, इसमें दो नाइट्रोजन के दोनों रहता है। मैंने कहा कि अगर कोई भी लिगेंड एक से अधिक बंध बनाता है एक समय में तो उसको हम मल्टीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। दो बंध बनाता तो डाइडेंटेड, तीन बनाता तो ट्राइडेंटेड, चार बनाता तो टेट्राडेंटेड, इस तरह से होगा। तो अगर कोई भी लिगेंड एक समय में किसी मेटल के साथ एक से अधिक बॉन्ड बनाता है, ये मेटल है, इसके साथ एक से अधिक बॉन्ड बना लेता है, ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो अगर वो एक से अधिक बॉन्ड किसी मेटल के साथ एक समय में बनाता है तो एक चक्रीय संरचना बन जाती है। देखिए 1 2 3 4 5 5 मेंबर, 2 3 4 4 मेंबर एक रिंग बन गई, यानी कि एक चक्रीय संरचना बन जाती है। इस चक्रीय संरचना को कीलेट कहते हैं। इस चक्रीय संरचना को क्या कहते हैं? कीलेट कहते हैं। तो ये होता है कीलेट। इसके बारे में डिटेल अपन थोड़ी देर बाद और पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण केंद्रीय परमाणु का होता है। किसका? ऑक्सीकरण किसका होगा? केंद्रीय परमाणु का होगा। सब केंद्रीय परमाणु है, इसका ऑक्सीकरण क्या होगा, इस पर आवेश क्या होगा, वो क्या होता है? देखिए ऑक्सीकरण के बारे में सुनिए कि किसी भी केंद्रीय परमाणु, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए समस्त लिगेंडों को उनके इलेक्ट्रॉन पेयर सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर बचा हुआ आवेश उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए समस्त लिगेंडों को उनके इलेक्ट्रॉन युग्म सहित हटा लिया जाए, उनके इलेक्ट्रॉन युग्म सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर बचा हुआ आवेश उस पर ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो ये है ऑक्सीकरण अंक किसी भी धातु परमाणु का। तो ये धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक जो है वो किस तरह से निकाला जाता है वो हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे और में जो है हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी तो केवल आप इतना सा समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण होता क्या है, कि वो हमने बता दिया सब लिगेंड जो है उन सभी लिगेंडों को अगर इलेक्ट्रॉन युग्म सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश बच जाएगा वही उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, धातु धातु बंध क्या होता है? देखिए कुछ संकुल आयन ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं, जितने भी एग्जाम्पल हमने लिखे हैं या इससे पहले भी जो हमने एग्जाम्पल लिए थे वो सारे के सारे उपसहज संयोजन यौगिक या संकुल आयन ऐसे थे जिनमें केवल एक ही केंद्रीय परमाणु उपस्थित था। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं कि कुछ संकुल आयन ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रीय परमाणु उपस्थित होते हैं। ये एक से अधिक केंद्रीय परमाणु वाले जो संकुल आयन होते हैं
उनमें कुछ आयनों में धातु और दूसरा धातु दो केंद्रीय परमाणु आपस में बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उस बंध को हम धातु धातु बंध कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा कि ऐसे संकुल आयन जिनमें एक से अधिक केंद्रीय परमाणु उपस्थित होते हैं, उन संकुलों में केंद्रीय परमाणु जो दो या दो से अधिक केंद्रीय परमाणु हैं, वो आपस में जिस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं उसको हम धातु धातु बंध कहते हैं। हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि ये हमने एक संकुल लिखा, इस संकुल को हम अगर डायरेक्ट वैसे लिखें तो ये देखिए हो जाएगा R Br2 प्लस ये एक संकुल है। जब हमने इसकी संरचना लिखी तो पता चला सब रेनियम जो है, रेनियम एक धातु है, तो इस संकुल में दो धातु परमाणु है रेनियम के, तो ये रेनियम और रेनियम इधर दो ब्रोमीन इसके साथ जुड़े हुए हैं, दो ब्रोमीन इसके साथ जुड़े हुए हैं, और ये दोनों रेनियम धातु जो है, धातु आयन जो है वो आपस में धात्विक बंध से जुड़े हुए हैं, एक बंध से जुड़े हुए हैं। इस बंध को हम कहते हैं धातु धातु बंध, जिसमें ये दोनों रेनियम परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक सहसंयोजक बंध है, धात्विक बंध नहीं है, सहसंयोजक बंध है और उससे जुड़े हुए हैं, ये कहलाता है धातु धातु बंध। तो ये टर्म है कि ये मैंने आपको उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में बहुत सारी टर्म्स बताई हैं, और वो क्या क्या होती है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हर एक टर्म जो है वो काम में आएगी और उसका यूज होगा यहाँ पर कि उसका क्या यूज है और वो किस तरह से काम में आएगी, वो आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।